सुनोना के अंतर्गत आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटों वाली विधवा सुनवा रहे हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा कि ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, 1 लड़की। चारों लड़कों का विवाह हो चुका था, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी, 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नकद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देख के उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़ के आज्ञाकारिणी। जब वो रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वो स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पे चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपये पे नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिख के कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वो दुर्व्यसन, वो छैलापन, वो लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता। फूलमती घर की मालकिन थी। गो की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थीं। बुढ़िया में वो अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित कुंवर आज 12 दिन हो चुके थे, कलते रही थी। ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित किए जाएंगे, उसी की तैयारियां हो रही थीं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा ला के रख रहे थे, घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गईं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें वगैरह वगैरह। किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वो प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वो आटा 3 बोरा ही क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म का हस्तक्षेप किया है? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने या बढ़ाने का अधिकार है भला? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मीन में एक तक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसकी हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वो भला क्यों कर स्वीकार कर सकती थी? कुछ देर तक तो वो जब्त किए बैठी रही, पर अंत में जब ना रहा गया तो स्वायत्त शासन का उसका चूंकि अब स्वभाव हो चुका था, वो क्रोध में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया, तुम्हें याद है ना? मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, कितनी लज्जा की बात है। कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी न हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 बोरों की ही हुई और 3 बोरे के लिए 5 टिन घी काफ़ी है। इसी हिसाब से और भी चीज़ें कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय क्या कोई चीज़ है ही नहीं? है क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में ना आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ के जिम्मेदार वो खुद है। दूसरों को, चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार भला? ये लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है। उसी ने मर मर के गृहस्थी जोड़ी है, मैं तो गैर हूँ। जरा इसकी हैंकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा,
मेरे हानिलाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वो करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लेके आओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफ़ी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझ गए होंगे कि कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद न करूँगी तो कभी ये मेरी उपेक्षा करने का साहस नहीं करते। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वो बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान उसे कदापि नहीं आया। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वो हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले हुआ करती थी। संबंधियों के यहाँ के न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल के रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या फिर बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतज़ामकार है, रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है। किसी दिन रो धो के जैसे तैसे वो दफ्तर चला जाता है, उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते उसके। अरे वो तो कहो कि साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल दिया होता नौकरी से। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती। चली है गृहस्थी चलाने, बात होगी और क्या। सब मिलके कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पे कोई न कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज़ निकम बनेगी किसी पत्तल पे न पहुंचेगी। आखिर इन सबको ये हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वो मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये मुझसे बर्दाश्त न होगा। वो झमक के उठी और बहू के पास जाके कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम तो दिया जाएगा ना। कौन चीज़ किस भाव में आई है, कितनी आई है, ये मुझे कुछ मालूम नहीं। और जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? किसने किया? अब मैं क्या जानूँ किसने किया? जाके मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए ला के दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पी के रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी की मरते ही फूट पड़ गई। दिल पे पत्थर रख के फिर अपनी कोठरी में चली आई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वो एक एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी फैला देगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वो निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थिति पर वो गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठा दिए जाएंगे? 2 पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता ना कि 12 बजे की बजाय भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह ये बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सट के बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की जगह तक नहीं है। पत्तल एक पे एक रखे हुए हैं। पूरियाँ ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियाँ ठंडी होकर वैसे ही चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइयों को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक कटाने की तो हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होठ छबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पिसा और पतलों पर डाला गया। इतने में शोर शराबा फिर से मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ़ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गई बर्फ़ भला कहाँ मिलती। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुँह नोच लेती। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी नहीं हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुध नहीं थी। सुध कहाँ से रही? जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना।
मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे, चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है। अच्छा, फिर ये हलचल क्यों मच गई? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामदा ने कोई जवाब न दिया, वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझला के रह गई, सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे यह भी प्रश्न किया, तो मालूम हुआ कि किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? अरे कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया, फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आंखों से देख के अपना धर्म कौन कमाएगा? हा, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया, बदनामी हुई सो अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पे बिगड़ रही थीं। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थीं। कुमुद खड़ी रो रही थी। इसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आके बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ और कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाके चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घर की मर्जाद बनाने में ख़राब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है, अब तुम्हारे घर कोई पेशाब करने भी नहीं आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझला के बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई। हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता के रह जाता है, किसी की जान तो नहीं ली जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी यानी कुमुद से इतना काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देख के तरकारी कढ़ाव में डालती। टोकरी उठा के कढ़ाव में डाल दी, हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी वो हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं जा ले आती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जगह हंसाई और कैसी नाक कटाई? तुम खामखा जले पे नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस के कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? अरे चीनी में चींटे और आटे में घुन नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ने पड़ी, बस यही तो बात बिगड़ गई। नहीं तो चुपके से चूहिया निकाल के फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहिया खिला के सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंस के बोला, क्या पुराने ज़माने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं ना, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं, ज़रा सी चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। वो अपना समूह लेके चले गए। इस कहानी का शेष भाग हम आपको फिर सुनवाएंगे।